बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं जो कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की कैटेगरी में 4 इम्प्रेशन मटेरियल्स आते हैं जो कि हैं इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन वैक्सिस और इम्प्रेशन पेस्ट। इम्प्रेशन प्लास्टर को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम जो नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्प्रेशन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को कि इम्प्रेशन कंपाउंड जो इम्प्रेशन मटेरियल है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इम्प्रेशन कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को समझने से पहले सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रेशन कंपाउंड एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है कि जब आप इन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब ये कूल डाउन होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। यानी कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जब आप इन्हें हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही इनका टेम्परेचर ड्रॉप होगा यानी कि इनको कूल डाउन करेंगे तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो इम्प्रेशन कंपाउंड भी एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, यानी कि जब आप इम्प्रेशन कंपाउंड को हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये हार्ड हो जाते हैं ये मटेरियल। तो इम्प्रेशन कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि इम्प्रेशन कंपाउंड में 47% थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यानी कि थर्मोप्लास्टिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हो सकता है नेचुरल या सिंथेटिक रेजिन या वैक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो कि इम्प्रेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है इसका काम ये होता है कि ये करेक्टराइज करता है इम्प्रेशन कंपाउंड के सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को, यानी कि इम्प्रेशन कंपाउंड को किस टेम्परेचर पे जाके सॉफ्ट करना है ये उसके थर्मोप्लास्टिक कंटेंट से पता चलता है कि कौन सा वैक्स या कौन सा रेजिन यूज़ किया गया है इस इम्प्रेशन कंपाउंड को बनाने के लिए। तो उसी से पता चलता है कि किस टेम्परेचर पे इस मटेरियल को सॉफ्ट करना है। फिर इस इम्प्रेशन कंपाउंड में 50% प्रेजेंट होता है फिलर कंटेंट का। फिलर जैसे कि टाल्क, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टाल्क भी ऐड किया जाता है, दूसरे फिलर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन 50% इम्प्रेशन कंपाउंड में फिलर कंटेंट प्रेजेंट होता है। फिलर का 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फिलर प्रोवाइड करते हैं बॉडी इम्प्रेशन कंपाउंड को, यानी कि इंक्रीज करते हैं उनकी विस्कोसिटी को, और दूसरा ये रिड्यूस करते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इम्प्रेशन कंपाउंड एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, यानी कि इसे यूज़ करने के लिए इसे हीट करके सॉफ्ट करते हैं और ये सेट किस तरह से होता है, जैसे जैसे ये कूल डाउन होता है तो फिर ये जाके हार्ड होता है, सेट होता है। तो ये जो इम्प्रेशन कंपाउंड होते हैं जब ये कूल डाउन हो रहे होते हैं तो इनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए ये फिलर ऐड किए जाते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड में कि ताकि ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो रिड्यूस करते हैं, ताकि इम्प्रेशन कंपाउंड की डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट ना हो। तो इसलिए फिलर 2 मेन काम करते हैं, एक तो इम्प्रेशन कंपाउंड की विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, उससे बॉडी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। फिर इम्प्रेशन कंपाउंड में ऐड किया जाता है 3% लुब्रिकेंट लाइक स्टीयरिक एसिड। लुब्रिकेंट का काम ये होता है कि ये इम्प्रेशन कंपाउंड की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। अब आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ़्लो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फ्लो रेफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर लो स्ट्रेस, यानी कि वो डिफॉर्मेशन जो कि मटेरियल में प्रोड्यूस होती है लो स्ट्रेस पे, उसे फ़्लो कहा जाता है। और हमने उसी प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ़्लो का जो वर्ड है वो किन किन मटीरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो फ़्लो का वर्ड यूज़ किया जाता है लिक्विड, पेस्ट, फ्लूइड्स के लिए। दूसरा जो फ़्लो का प्रॉपर्टी का टर्म यूज़ किया जाता है अनसेट मटेरियल के लिए। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया था कि जो फ़्लो प्रॉपर्टी जो टर्म है ये यूज़ की जाती है उन मटीरियल्स के लिए जिन्हें सॉफ्ट करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट करके आप मटेरियल को जब यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। जैसे इम्प्रेशन कंपाउंड की बात करें तो इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है कि इम्प्रेशन कंपाउंड को जब हीट करते हैं ये सॉफ्टेंड स्टेट में आ जाता है, तो इसे ट्रे में अप्लाई कर देते हैं। जब आप इसे ट्रे में अप्लाई कर देते हैं
तो इसको ट्रे में किस तरह से अप्लाई करते हैं, आप अडेप्ट कैसे करवाते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल जो है वो मॉडिफाई होता है, डिफॉर्म होता है, शेप को अपनी चेंज करता है इसी फ्लो की प्रॉपर्टी की वजह से कि आपने उसे हल्का सा फोर्स अप्लाई किया और वो मटेरियल ने अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर लिया, डिफॉर्म कर लिया, अपनी शेप को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये फ्लो की ही प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेसिस पे इम्प्रेशन कंपाउंड को उसकी सॉफ्टन स्टेट में ट्रे में अडेप्ट करवाते हैं और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं ओरल कैविटी में। तो इसलिए लुब्रिकेंट का मेन फंक्शन ही यही होता है कि ये इम्प्रेशन कंपाउंड की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं ताकि ये इम्प्रेशन कंपाउंड जब ओरल कैविटी में इनसे सॉफ्टन स्टेट में इनसे इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाए तो ये मटेरियल सही से फ्लो कर जाएं और इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर लें। तो ये होती है इम्प्रेशन कंपाउंड की कॉम्पोजिशन और हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का हमने फंक्शन भी डिस्कस कर लिया और उसकी परसेंटेज भी डिस्कस कर ली कि ये कितनी परसेंटेज जो है वो इम्प्रेशन कंपाउंड में इन कंटेंट की प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड की टाइप्स को। इम्प्रेशन कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, एक है टाइप 1 लो फ्यूजिंग और एक है टाइप 2 हाई फ्यूजिंग। टाइप 1 लो फ्यूजिंग इम्प्रेशन कंपाउंड जो है वो यूज़ किए जाते हैं इम्प्रेशंस को डेंटल इम्प्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए, और टाइप 2 जो हाई फ्यूजिंग इम्प्रेशन कंपाउंड होते हैं इन्हें इम्प्रेशन ट्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस उन मटीरियल्स पे है जिनसे डेंटल इम्प्रेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसीलिए हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड पे। और टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड वो इम्प्रेशन कंपाउंड है जिसे यूज़ किया जाता है डेंटल इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे के लेक्चर में हम टाइप 2 इम्प्रेशन कंपाउंड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इम्प्रेशन ट्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड यानी कि लो फ्यूजिंग इम्प्रेशन कंपाउंड्स वो इम्प्रेशन कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है डेंटल इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड की मोड ऑफ सप्लाई को और सेटिंग रिएक्शन को। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इम्प्रेशन कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं। टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड डेंटल इम्प्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और टाइप 2 इम्प्रेशन कंपाउंड को यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन ट्रे को बनाने के लिए। और हमारा जो मेन फोकस है वो है टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड पे, क्योंकि हम यहाँ पे वो मटेरियल्स डिस्कस कर रहे हैं जिनसे डेंटल इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड को डिस्पेंस किया जाता है या ये अवेलेबल होती हैं दो फॉर्म्स में, एक शीट्स और केक्स की फॉर्म में और दूसरा स्टिक्स की फॉर्म में। तो इस टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड की जो स्टिक फॉर्म है इसे ग्रीन स्टिक कंपाउंड भी कहा जाता है क्योंकि स्टिक का कलर ग्रीन होता है, तो इसलिए इसे ग्रीन स्टिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इम्प्रेशन कंपाउंड का जो सेटिंग रिएक्शन होता है वो फिजिकल होता है। हम ये ऑलरेडी इम्प्रेशन मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन में और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो मटीरियल्स जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं उन्हें डिस्पेंस किया जाता है सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में, जो कि आप टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड की मोड ऑफ सप्लाई में भी देख सकते हैं कि या तो ये शीट्स और केक की फॉर्म में आते हैं या स्टिक की फॉर्म में आते हैं। यानी कि ये इस तरह की फॉर्म में नहीं आते कि दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करना है एंड देन मटेरियल सेट होगा, क्योंकि ये वो इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं। फिजिकल चेंज के थ्रू कैसे सेट होते हैं ये कि इन इम्प्रेशन मटीरियल्स को यानी कि टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड को जब आप हीट करते हैं तो ये मटीरियल सॉफ्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट स्टेट में इन्हें इम्प्रेशन ट्रे में लोड किया जाता है और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। और इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हुए जैसे जैसे इनका टेम्परेचर जो है वो लोअर होता है यानी कि ये कूल डाउन होते हैं, ये सेट हो जाते हैं, यानी कि इनका सेटिंग मैकेनिज्म जो है वो रिवर्सिबल होता है। यानी कि एक बार जब ये हार्ड हो गए तो जब आप इन्हें दोबारा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही कूल डाउन होंगे फिर दोबारा से हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए इनका सेटिंग रिएक्शन जो है वो फिजिकल होता है, यानी कि ये फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्रेशन कंपाउंड को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शीट्स और केक्स यानी कि वो टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि शीट्स और केक्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। शीट्स और केक्स की फॉर्म में जो टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड अवेलेबल होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए सॉफ्ट किया जाता है वाटर बाथ के थ्रू। हम इनकी मैनिपुलेशन को समझेंगे इस फिगर के थ्रू, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
अब हम इस फिगर के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड जिन्हें शीट या केक की फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है उन्हें सॉफ्ट किया जाता है वाटर बाथ में। आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि ये जो शीट और केक की फॉर्म में जो इम्प्रेशन कंपाउंड होते हैं इन्हें सॉफ्ट किया जाता है वार्म वाटर में, और उस वार्म वाटर को आपने एक बाउल में ले लिया है और वो जो इम्प्रेशन कंपाउंड है यानी कि ये जो इम्प्रेशन कंपाउंड है केक की फॉर्म में, इसे प्लेस कर देते हैं उस वार्म वाटर में, जो कि आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि उस वार्म वाटर में आपने उस इम्प्रेशन कंपाउंड यानी कि वो जो इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि केक की फॉर्म में डिस्पेंस किया गया है उससे उस वार्म वाटर में प्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं समझना कि ये जो इनकी सॉफ्टनिंग है यानी कि ये जो केक इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि केक की फॉर्म में, इसकी सॉफ्टनिंग डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, कि एक तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या है और दूसरा कितनी देर के लिए उस इम्प्रेशन कंपाउंड को यानी कि इस इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि केक की फॉर्म में है इसे प्लेस किया गया है इस वार्म वाटर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर इस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये जो इम्प्रेशन कंपाउंड है जो कि केक की फॉर्म में है ये बहुत ज़्यादा मेल्ट कर जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, जिससे मैनेज करना और मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपका इम्प्रेशन कंपाउंड है केक की फॉर्म में ये सही से सॉफ्ट ही नहीं हो सकेगा। तो आइडियली जो इम्प्रेशन कंपाउंड टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि केक या शीट की फॉर्म में होते हैं उनके लिए आइडियल टेम्परेचर 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब दूसरा फैक्टर आ जाता है कि कितने टाइम के लिए प्लेस करना है इम्प्रेशन कंपाउंड को जो कि केक की फॉर्म में है उसे वार्म वाटर में। तो अगर आपने बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो इस केक को या इम्प्रेशन कंपाउंड को वार्म वाटर में प्लेस किया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इम्प्रेशन कंपाउंड की लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि बहुत स्लोली हीट जो है वो इस मटेरियल में कंडक्ट होती है, इस मटेरियल में डिफ्यूज़ होती है और इससे एक एडिक्वेट टाइम चाहिए होता है इस मटेरियल को सॉफ्ट होने के लिए। तो अगर बहुत ही कम टाइम के लिए इसे प्लेस करेंगे वार्म वाटर में तो मटेरियल सही से सॉफ्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए मटेरियल को वार्म वाटर में प्लेस कर दिया या बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ दिया तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट समटाइम जैसे कि स्टेरिक एसिड है जो कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है वो जो है वो लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए जो इम्प्रेशन कंपाउंड है जो कि शीट्स और केक्स की फॉर्म में आते हैं इनकी दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने वाटर का टेम्परेचर किया था, वो वार्म वाटर का जो कि आपने यूज़ किया है उसे सॉफ्टन करने के लिए उसका टेम्परेचर किया था और कितनी देर के लिए उस इम्प्रेशन कंपाउंड को प्लेस किया गया है उस वार्म वाटर में, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप इस थर्ड इमेज में देख सकते हैं कि ये वो इम्प्रेशन कंपाउंड है जिसे वार्म वाटर में सॉफ्ट कर लिया गया है और नीड करते हैं इम्प्रेशन ट्रे में प्लेस करने से पहले इसे नीड करते हैं। वो ये जो नीडिंग की जाती है ये कभी भी वाटर के अंदर नहीं करते, यानी कि वाटर से बाहर निकाल के करते हैं नीडिंग इम्प्रेशन कंपाउंड की, क्योंकि अगर वाटर में करेंगे तो वाटर इनकॉर्पोरेट हो जाता है इस मटेरियल में जिसकी वजह से इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो आइडियल आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक बॉल में वार्म वाटर लेना है और उसमें इम्प्रेशन कंपाउंड की जो शीट और केक फॉर्म है उसे प्लेस कर देना है। उसके बाद जो है वो सेकेंड स्टेप क्या है कि उस आपने इम्प्रेशन कंपाउंड को उस वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि वो मटेरियल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि उसे पानी से बाहर निकाल के उसे नीड करते हैं, उसे जो है वो एक शेप में लेकर आते हैं ताकि आप उसे जो है वो इम्प्रेशन ट्रे में अप्लाई कर सकें और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड कर सकें। तो इस तरह से शीट या केक की फॉर्म में जो इम्प्रेशन कंपाउंड डिस्पेंस किए जाते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया कि टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड को डिस्पेंस किया जाता है या ये अवेलेबल होते हैं स्टिक्स की फॉर्म में, जिसे ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड भी कहा जाता है इनकी अपीयरेंस की वजह से। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जो है वो ग्रीन कलर की इस स्टिक की अपीयरेंस है जिसकी वजह से इसे ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। और इस ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड को सॉफ्टन करने के लिए फ्लेम यूज़ की जाती है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इसको सॉफ्ट इस तरह से करना होता है फ्लेम के थ्रू कि मटेरियल जो है वो सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट ना हो, इग्नाइट ना हो और बर्न ना हो, क्योंकि अगर ये मेल्ट होगा, इग्नाइट होगा, बर्न होगा तो ये अनमैनेजेबल हो जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं।
अब डिस्कस करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इम्प्रेशन कंपाउंड की फ़्लो, कि इसका फ़्लो किस तरह का होता है। इसका लो फ्लो होता है क्योंकि इम्प्रेशन कंपाउंड की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी इम्प्रेशन मटेरियल्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनमें इम्प्रेशन कंपाउंड की सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। तो इस विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इम्प्रेशन कंपाउंड में दो फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि ये जो इम्प्रेशन कंपाउंड होता है ये हाई विस्कोसिटी होने की वजह से इसका फ़्लो कम होता है और ये फाइन डिटेल्स को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हाई विस्कोसिटी होने की वजह से ये एक म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल होता है, यानी कि म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल होने का मतलब ये है कि ये फाइन डिटेल्स तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू को कॉम्प्रेस और डिस्प्लेस कर सकता है। जब हम आगे जाके इम्प्रेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये जो इसकी म्यूको कंप्रेसिव जो प्रॉपर्टी है इसे किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है डेंटल इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डायमेंशनल एक्यूरेसी, कि इम्प्रेशन कंपाउंड की डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ये जो इम्प्रेशन कंपाउंड जो इम्प्रेशन मटेरियल है ये बहुत अच्छे से फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ की। इसके बाद आ जाती है इम्प्रेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। ये एक नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है जो कि सेट होने के बाद रिजिड होता है। तो अगर इस मटेरियल को अंडरकट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाए तो ये मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है अंडरकट से रिमूव होते वक्त, इसलिए इसे अंडरकट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेट होने के बाद एक नॉन इलास्टिक मटेरियल है, यानी इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती और ये एक रिजिड मटेरियल बन जाता है सेट होने के बाद, और जब इसे अंडरकट से रिमूव करते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। और इसकी ट्रे से अडेरेंस होती है, यानी कि ये ट्रे से अडेयर कर सकता है और ट्रे और इम्प्रेशन कंपाउंड के बीच में किसी भी एडहेसिव की नीड नहीं होती। इम्प्रेशन कंपाउंड की डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कि वो एबिलिटी इम्प्रेशन कंपाउंड की के सेट होने के बाद वो अपनी डायमेंशंस को कितना मेंटेन करता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है डायमेंशनल स्टेबिलिटी की ये अच्छी नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि इम्प्रेशन कंपाउंड में ड्यूरिंग मैनिपुलेशन और सेटिंग इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं और वो इंटरनल स्ट्रेसेस जब मटेरियल सेट हो जाता है तो उसके बाद रिलीज़ होते हैं, और वो इंटरनल स्ट्रेसेस जब रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। तो वो जो तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से इम्प्रेशन कंपाउंड में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, वो तीन रीजंस ये हैं कि इम्प्रेशन कंपाउंड की हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जब मटेरियल सेट हो रहा होता है, यानी कि जब मटेरियल का टेम्परेचर लोअर डाउन हो रहा होता है और वो मटेरियल सेट हो रहा होता है, हार्ड हो रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है। दूसरा रीज़न इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने का वो ये होता है कि मटेरियल की पुअर थर्मल कंडक्टिविटी है, और तीसरा जो रीज़न है मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होने का वो ये है कि जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर से लेके जो रूम टेम्परेचर की में आने तक मटेरियल के जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो इन तीनों रीजंस की वजह से इंप्रेशन कंपाउंड में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं और मटेरियल के सेट होने के बाद ये इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ जब ये इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं तो मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर डिफॉर्म हो जाता है। तो आइडियली इम्प्रेशन कंपाउंड में जिप्सम की पोरिंग एज सून एज पॉसिबल कर देनी चाहिए, इससे पहले कि इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज़ हो जिप्सम की पोरिंग जो है वो एज सून एज पॉसिबल कर देनी चाहिए। और इम्प्रेशन कंपाउंड कंपैटिबल होता है जिप्सम प्रोडक्ट से। और इम्प्रेशन कंपाउंड के लिए कौन सी ट्रे यूज़ की जाती है? जो शीट और केक की फॉर्म में जो इम्प्रेशन कंपाउंड आते हैं उनके लिए परफोरेटेड स्टॉक ट्रे यूज़ की जाती है, और जो स्टिक में जो इम्प्रेशन कंपाउंड आते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रे यूज़ की जाती है। जब हम आगे जाके स्टिक या ग्रीन स्टिक जो इम्प्रेशन कंपाउंड है उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए स्पेशल ट्रे क्यों यूज़ की जाती है।
और दूसरा, ये मटेरियल जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एडिशन और करेक्शन। क्यों? क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। अगर आपको लगता है कि आपने इनसे इंप्रेशन रिकॉर्ड किया और वो इंप्रेशन सही नहीं आया, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो सिंपली क्या करना होता है, दोबारा से आप मटेरियल को सॉफ्ट कर देते हैं और रीसीड करवा के री इम्प्रेशन, दोबारा से इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मटेरियल होते हैं ये एडिशन और करेक्शन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इम्प्रेशन कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उससे इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है, और इम्प्रेशन कंपाउंड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो मेटल यूज़ किया जाता है वो है कॉपर। तो ये समझने के लिए कि इम्प्रेशन कंपाउंड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या फ़ायदा होता है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की नीड है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी इम्प्रेशन सरफेस की कैसे की जाती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो जब भी किसी इम्प्रेशन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप किया जाता है, जिसमें जिस इम्प्रेशन की सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उससे कैथोड बना देते हैं। जैसे कि इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इम्प्रेशन कंपाउंड को इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो इम्प्रेशन कंपाउंड के इम्प्रेशन को अटैच कर देते हैं कैथोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, और कॉपर जिससे यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए उस इम्प्रेशन सरफेस को, उससे एनोड बना देते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप हो जाता है तो मेटल आइटम मूव करते हैं एनोड से कैथोड पे, यानी कि कॉपर के आइटम मूव करते हैं एनोड से कैथोड पे, और कैथोड पे वो डेंटल इम्प्रेशन है जो कि रिकॉर्ड किया गया है इम्प्रेशन कंपाउंड से। तो ये जो मेटल आइटम है ये डिपॉजिट हो जाते हैं उस इम्प्रेशन कंपाउंड की सरफेस पे, और इस तरह से वो जो इम्प्रेशन है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाता है या उस पर कोट हो जाता है उस मेटल से, यानी कि कॉपर से कोट हो जाता है। तो वो जो कोटिंग होती है जो कि इम्प्रेशन सरफेस पे आ जाती है, उसके बाद उस पर फर्दर जो पोरिंग है वो या तो किसी इपॉक्सी रेजिन डाई मटेरियल से की जाती है या फिर जिप्सम मटेरियल से ही किया जाता है। तो वो जो आपके पास डाई या मॉडल बनकर आता है उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है, यानी कि जो आउटर सरफेस होती है, वो मेटल की बनी हुई होती है, यानी कि वो मेटल जो कि आपने यूज़ किया है इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए उस इम्प्रेशन की सरफेस को, तो आउटर लेयर उससे बनी हुई होती है, और बाकी की जो इनर लेयर या बल्क होता है मटेरियल का वो जिप्सम का होता है या फिर इपॉक्सी रेजिन डाई का होता है। तो इसकी वजह से जो मॉडल या कास्ट या डाई आपके पास बनकर आती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, रिलायबल होती है और ड्यूरेबल होती है। तो इसलिए इम्प्रेशन मटेरियल्स को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, और इम्प्रेशन कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है कि आप इसे भी इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, और जो मेटल यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन कंपाउंड को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए वो है कॉपर। और अब लास्ट में आ जाते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड दो तरह की फॉर्म्स में आते हैं, एक शीट फॉर्म में आते हैं और एक स्टिक फॉर्म में आते हैं। तो जो शीट्स और केक्स की फॉर्म में आते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है कम्प्लीटली इडेंचुलस पेशेंट्स या कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस के प्राइमरी इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और जो ग्रीन स्टिक कंपाउंड होता है, यानी कि वो टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि स्टिक की फॉर्म में आता है, इसे यूज़ किया जाता है बॉर्डर मोल्डिंग और बॉर्डर ट्रेसिंग के लिए। और दूसरा जो ग्रीन स्टिक का फंक्शन है या एप्लीकेशन है वो ये है कि इसे यूज़ किया जाता है कॉपर रिंग टेक्निक में। कॉपर रिंग टेक्निक में सिंगल प्रिपेयर टूथ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम आगे जाके उसे इमेज के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ पे इम्प्रेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन को समझने के लिए इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें इडेंचुलस आर्चेस या इडेंचुलस पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने इम्प्रेशन प्लास्टर में पढ़ा था कि इम्प्रेशन प्लास्टर को पहले कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस के सेकेंडरी इम्प्रेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इससे इम्प्रेशन कंपाउंड की जो शीट्स एंड केक फॉर्म है इसे प्राइमरी इम्प्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है कम्प्लीटली इडेंचुलस पेशेंट्स के, और ग्रीन स्टिक को यूज़ किया जाता है बॉर्डर मोल्डिंग के लिए। आगे जाके इम्प्रेशन पेस्ट में हम पढ़ेंगे कि इम्प्रेशन पेस्ट को यूज़ किया जाता है सेकेंडरी इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि कम्प्लीटली इडेंचुलस पेशेंट्स होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस इनकी होती हैं। कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस का जो इम्प्रेशन होता है ये मल्टीपल स्टेप्स में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक पेशेंट है जिसे आपने कंप्लीट डेंचर प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, पहले प्राइमरी इम्प्रेशन होता है, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, फिर सेकेंडरी इम्प्रेशन होता है। तो बुक में इम्प्रेशन मटीरियल के साथ एप्लीकेशन बताई हुई है कि इसे बॉर्डर मोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसे प्राइमरी इंप्रेशन के लिए, इसे सेकेंडरी इंप्रेशन के लिए। तो समटाइम्स क्लियर नहीं हो रहा होता कि कौन सा स्टेप पहले करते हैं, यानी कि अगर कोई कंप्लीटली इडेंचुलस पेशेंट है जिसका आपको इंप्रेशन रिकॉर्ड करना है तो किस तरह से किया जाता है वो क्लियर नहीं हो रहा होता, क्योंकि हर मटेरियल के साथ उसकी एप्लीकेशन तो लिखी हुई है लेकिन सीक्वेंस मेंशन नहीं होती।
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया है कि कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस की इम्प्रेशन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, उन्हें समराइज़ कर दिया है। स्टेप वाइज स्टेप में बता दिया है कि पहले क्या चीज़ की जाती है, फिर उसके बाद क्या चीज़ की जाती है और कौन सा मटेरियल किस स्टेप पे यूज़ किया जाता है, ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए कि कौन सा नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल कौन से स्टेप पे यूज़ होता है कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्च के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले जो कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस होती हैं उनका प्राइमरी इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है इम्प्रेशन कंपाउंड से। और ये प्राइमरी इम्प्रेशन क्यों रिकॉर्ड किया जाता है इम्प्रेशन कंपाउंड से? तो प्राइमरी इम्प्रेशन का मेन एम ये होता है कि एक ऐसा इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करें जो कि पेशेंट की पूरी सल्कस की डेप्थ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करे। जैसे कि आप इस लास्ट इमेज में देख सकते हैं कि पूरी सल्कस की डेप्थ, ये जो सल्कस का एरिया होता है, लेबियल लिंगुअल दोनों, पूरी सल्कस की डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी सल्कस की डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि ऐसा डेंचर बनाना होता है कि जिसको कि एक्सटेंड कर रहा हो पूरी सल्कस की डेप्थ पे, ताकि वो एडिक्वेट रिटेंशन प्रोवाइड करे, यानी कि ऐसा डेंचर बनकर आए जो कि रिटेन रहे ओरल कैविटी में और डिस्प्लेस ना हो। तो उसके लिए प्राइमरी इंप्रेशन ऐसे मटेरियल से रिकॉर्ड करना होता है जो कि फुल सल्कस की डेप्थ को, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फुल सल्कस की डेप्थ को, यानी कि यहाँ तक जो है वो इंप्रेशन मटेरियल सल्कस की डेप्थ को रिकॉर्ड कर सके। तो ऐसा इंप्रेशन मटेरियल चाहिए होता है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि जब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो मटेरियल क्या करेगा कि सॉफ्ट टिश्यू को कंप्रेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और इतना डिस्प्लेस और कंप्रेस कर देगा कि वो पूरी सल्कस की डेप्थ को जो है वो रिकॉर्ड कर सके। क्योंकि अगर कोई म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल लेंगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू को ना ही डिस्प्लेस कर सकता है ना कंप्रेस कर सकता है, तो वो पूरी सल्कस की डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। हो सकता है वो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि वो स्टैटिक रिलेशनशिप में आता है। लेकिन जब म्यूको कंप्रेसिव इंप्रेशन मटेरियल यूज़ करते हैं प्राइमरी इंप्रेशन के लिए, तो वो क्या करता है कि सॉफ्ट टिश्यू को कंप्रेस करता है, डिस्प्लेस करता है और पूरी सल्कस की डेप्थ को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए जो इंप्रेशन कंपाउंड की शीट्स और केक टाइप है, इसे यूज़ किया जाता है कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस के प्राइमरी इंप्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको इंप्रेशन कंपाउंड की शीट्स और केक्स फॉर्म एप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से इंप्रेशन कंपाउंड की शीट्स और केक्स फॉर्म को यूज़ किया जाता है प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए कम्प्लीटली इडेंचुलस आर्चेस की। जब प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं इंप्रेशन कंपाउंड से, तो उसको पोर किया जाता है, उससे मॉडल बनाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर बनाई जाती है, जैसे कि आप इस सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कस्टम ट्रे, स्पेशल ट्रे बनाई गई है, जिसे स्पेशल ट्रे भी कहते हैं और कस्टम ट्रे भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद मॉडल पोर करते हैं और उस मॉडल पे कस्टम ट्रे और स्पेशल ट्रे बनाते हैं। फिर वो जो कस्टम ट्रे और स्पेशल ट्रे आप बनाते हैं उस पर बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, जिसे बॉर्डर ट्रेसिंग भी कहा जाता है, और इसके लिए यूज़ की जाती है ग्रीन स्टिक इंप्रेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे आके कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ये बॉर्डर मोल्डिंग क्या है, बॉर्डर ट्रेसिंग क्या है, क्योंकि आपने एक्चुअल पेशेंट पे ये परफॉर्म नहीं किया होता कि बॉर्डर मोल्डिंग की है। तो क्योंकि अगर आपने ये पेशेंट पे किया हुआ होगा तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होता है कि अच्छा बॉर्डर मोल्डिंग इस तरह से की जाती है और इस वजह से की जाती है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आप आगे जाके प्रोस्थोडोंटिक्स के सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए कि बॉर्डर मोल्डिंग क्या है और क्यों की जाती है, इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको डेंचर की कितने पार्ट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल टीथ होता है और एक डेंचर बेस होती है। तो आपको जो डेंचर बेस होती है उसके बॉर्डर्स ऐसे चाहिए होते हैं कि वो जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू से कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी कि वो जो डेंचर बेस के बॉर्डर्स हैं वो जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू से कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उन बॉर्डर्स और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में एडिक्वेट बॉर्डर सील होनी चाहिए, यानी कि कोई भी गैप नहीं होना चाहिए डेंचर्स के बॉर्डर्स और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में। वो सॉफ्ट टिश्यू स्टैटिक पोजिशन में हो, यानी कि रेस्ट में हो, तब भी उनके बीच में कोई गैप डेवलप नहीं होना चाहिए। और जब वो सॉफ्ट टिश्यूज अपनी डायनेमिक स्टेट में है, यानी कि वो सॉफ्ट टिश्यू जब फंक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू कब, ओरल के सॉफ्ट टिश्यूज कब फंक्शन में आते हैं, जब आप कोई मेस्टिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई च्यूइंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई बात करते हैं, तो स्पीच के दौरान जो है ये सॉफ्ट टिश्यू जो है वो डायनेमिक पोजिशन में होते हैं, यानी कि मूव कर रहे होते हैं।
तो आइडियली डेंचर बेस के बॉर्डर्स और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज रेस्ट की पोजीशन में हो या फिर वो डायनेमिक अपनी फंक्शनल पोजीशन में हो, यानी कि वो फंक्शन कर रहे हैं, डायनेमिक स्टेट में है, मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कस्टम ट्रे होती है या स्पेशल ट्रे होती है, इस पे बॉर्डर मोल्डिंग की जाती है, यानी कि ओरल सॉफ्ट टिश्यूज का डायनेमिक इंप्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है इस बॉर्डर मोल्डिंग के थ्रू, ताकि जो भी डेंचर बेस आप इस इंप्रेशन के थ्रू बनाने वाले हैं कि उसके बॉर्डर इस तरह के हों कि जब सॉफ्ट टिश्यू रेस्ट में हो या फिर अपनी डायनेमिक स्टेट में हो, तो वो उस दोनों स्टेट में वो सॉफ्ट टिश्यू और बॉर्डर आपस में कांटेक्ट में रहें, उनके बीच में गैप डेवलप ना हो। तो इस बॉर्डर मोल्डिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ के डायनेमिक इंप्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आपके पास एक ऐसा डेंचर बनकर आए जिसके बॉर्डर्स इस तरह के हों कि जब सॉफ्ट टिश्यू रेस्टिंग पोजीशन में हो या डायनेमिक अपने फंक्शनल स्टेट में हो, वो डेंचर बेस के बॉर्डर और सॉफ्ट टिश्यू हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें, एडिक्वेट बॉर्डर सील हो, वहाँ पे उनके बीच में गैप डेवलप ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी आपने कस्टम ट्रे बनाई है, यहाँ पे जो कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं कि जो भी कस्टम ट्रे आपने बनाई है उसके बॉर्डर्स पे ये जो ग्रीन स्टिक कंपाउंड होता है इससे सॉफ्ट करके अप्लाई कर दिया जाता है, और इस ट्रे को फिर ओरल कैविटी में सीट करवाते हैं और पेशेंट की चीक को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ पे मसल मूवमेंट करवाते हैं। तो इस बॉर्डर में जो है वो क्या होता है कि ये मसल मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो भी इवेंचुअली आप इससे डेंचर बेस बनाएंगे तो उसके बॉर्डर्स इस तरह के होते हैं कि वो बॉर्डर और सॉफ्ट टिश्यू उस सॉफ्ट टिश्यू की डायनेमिक और रेस्टिंग दोनों स्टेट में कांटेक्ट में रहते। तो इसीलिए बॉर्डर मोल्डिंग की जाती है और इसके लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड को। अगर बॉर्डर मोल्डिंग करने के बाद जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर सेकेंडरी इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेकेंडरी इंप्रेशन में इसे यूज़ किया जाता है कम्प्लीटली एडेंचुलस आर्चेस के। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड किया इंप्रेशन कंपाउंड की शीट और केक की फॉर्म में। उसके बाद जो है मॉडल पोर करते हैं और कस्टम और स्पेशल ट्रे बनाते हैं, फिर उस स्पेशल ट्रे की बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं और बॉर्डर मोल्डिंग करने के बाद सेकेंडरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ए बी में। इसके किससे, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट से। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट एक म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल होता है। तो क्योंकि आपने जो प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड किया है म्यूकोस्टैटिक, वो म्यूको कंप्रेसिव इंप्रेशन मटेरियल यानी कि इंप्रेशन कंपाउंड से, तो कोई भी फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट होता है ये म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल होता है, यानी कि सेकेंडरी इंप्रेशन में आप रिकॉर्ड करते हैं सारी फाइन डिटेल्स को। तो इसीलिए सेकेंडरी इंप्रेशन में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि एक म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल है और वो सारी फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। फिर आप सी में देख सकते हैं कि बॉर्डर मोल्डिंग और सेकेंडरी इंप्रेशन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट से रिकॉर्ड करने के बाद ये सी में आप देख सकते हैं कि मॉडल को पोर किया जाता है, यानी कि मॉडल फैब्रिकेट कर लिया जाता है जिप्सम पोर करके, और उसके बाद ये जो ट्रे होती है फाइनल ट्रे, जो कि डेंचर बेस के तौर पे एक्ट करती है, इसे बना लिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट डेंचर की जो डेंचर बेस होती है उससे फैब्रिकेट किया जाता है। फिर आगे जो आर्टिफिशियल टीथ लगाने होते हैं, वैक्स रिम बनानी होती है, वो इसके फर्दर के स्टेप्स होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कम्प्लीटली एडेंचुलस पेशेंट्स के इंप्रेशन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, और प्राइमरी इंप्रेशन क्या है, बॉर्डर मोल्डिंग क्या है और सेकेंडरी इंप्रेशन क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड की एक और एप्लीकेशन ये है कि इसे यूज़ किया जाता है सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी फिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स देनी होती है पेशेंट को, तो उसके लिए टूथ को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक जो फिक्स प्रोस्थोडोंटिक है वो क्राउन है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये क्राउन है, जिसे जो है वो इस टूथ पे जो है वो इंसर्ट करना है या अप्लाई करना है। तो ये जो क्राउन होते हैं, इसको समझने के लिए कि ये फिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स क्या है, इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि टूथ के मेजरली दो पोर्शन होते हैं, एक क्राउन होता है और एक रूट होता है। तो ये जो क्राउन जो फिक्स प्रोस्थेसिस है ये रिप्लेस करती है या रिस्टोर करती है टूथ के क्राउन को। और ये जो क्राउन फिक्स प्रोस्थेसिस होता है, इसे बनाने के लिए जिस टूथ पे क्राउन आपने लगाना है उसको प्रिपेयर किया जाता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि
कि इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इस सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को पहले रिकॉर्ड किया जाता था इम्प्रेशन कंपाउंड, ग्रीन स्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड के थ्रू, और उस टेक्निक को कहा जाता था कॉपर रिंग टेक्निक। तो कॉपर रिंग टेक्निक में बेसिकली क्या होती थी, एक कॉपर ट्यूब होती थी, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कॉपर ट्यूब दोनों साइड से ओपन होती थी, और इस ओपन कॉपर ट्यूब में इम्प्रेशन कंपाउंड को सॉफ्ट करके प्लेस कर देते थे, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है ग्रे कलर से, और इस तरह से सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। ये मटेरियल या ये टेक्निक उस वक्त यूज़ की जाती थी जब इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल डेंटिस्ट्री में यूज़ नहीं होते थे। तो उस कॉपर ट्यूब में इम्प्रेशन कंपाउंड को प्लेस करके उस सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक टूथ है जिसे प्रिपेयर किया गया है क्राउन के लिए, और ये कॉपर ट्यूब है जिसमें इम्प्रेशन कंपाउंड को प्लेस करके इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है उस सिंगल प्रिपेयर टूथ का। तो इस टेक्निक को कॉपर रिंग टेक्निक कहते थे, और इससे सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन देना है, यानी कि ये सिंगल प्रिपेयर टूथ है। अगर मल्टीपल टूथ हैं जिन पे क्राउन देना है तो हर टूथ का सेपरेट इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर रिंग टेक्निक के थ्रू। लेकिन अब जब से इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, यानी कि और ख़ास तौर पे एडिशन जो सिलिकॉन इलास्टोमर्स है, उसके बाद से अब ये टेक्निक इतनी यूज़ नहीं होती। पहले इसे यूज़ किया जाता था सिंगल प्रिपेयर टूथ के इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने इसमें कॉम्पोजिशन, उसकी मैनिपुलेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको इम्प्रेशन कंपाउंड समझने में हेल्प करेगा।